विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 4 भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में भूकवच का बाह्य भाग जो अत्यंत ठोस अवस्था में है, परंतु पृथ्वी का जो भूगर्भ है वो अभी भी अत्यंत गर्म है। भूगर्भ के भाग पर जो ऊपरी सतह की चट्टानें हैं, उन चट्टानों का प्रचंड दबाव पड़ता है। भूगर्भ की आंतरिक गर्मी और ऊपर से पड़ने वाले चट्टानों के दबाव में परिवर्तन के कारण चट्टान पदार्थ के स्वरूप में प्रसरण या संकुचन की प्रक्रिया होती है। इससे भूकवच में हलन चलन का अनुभव किया जाता है। इस क्रिया को हम भूसंचलन के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भूसंचलन अर्थात क्या कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी एवं दबाव के कारण भूकवच में जो हलन चलन का अनुभव किया जाता है उसे हम भूसंचलन कहते हैं। ये भूसंचलन दो प्रकार का होता है। एक है तीव्र भूसंचलन और दूसरा है मंद भूसंचलन। मंद भूसंचलन में काफ़ी लंबे समय के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लेकिन पृथ्वी के भूगर्भ में गर्मी और दबाव के जो तीव्र परिवर्तन होते हैं तथा जो भूसंचलन का अनुभव किया जाता है उसे हम त्वरित भूसंचलन कहते हैं। त्वरित परिवर्तन के कारण ही इसका नाम तीव्र भूसंचलन है। तो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं वो तीव्र भूसंचलन के उदाहरण हैं। जो पृथ्वी की कमज़ोर भूरचना वाले प्रदेश हैं उसमें अनेकों प्रकार के परिवर्तन इसके कारण देखने को मिलते हैं। तो भूसंचलन की क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह के कुछ कमज़ोर भाग अचानक कंपित हो उठते हैं, कांपने लगते हैं। तब हम उस आकस्मिक कंपन की क्रिया को भूकंप के नाम से जानते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप अर्थात कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलन की क्रिया के कारण जो सतह पर कंपन का अनुभव होता है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। अब भूकंप की क्रिया जो है ये एक अचानक और त्वरित गति से होती है। उदाहरण के लिए 26 जनवरी 2001 के दिन कच्छ के भुज में जो भूकंप का अनुभव किया गया था, वो भूकंप कुछ ही क्षणों में वहाँ उसने भयानक तबाही का वातावरण पैदा कर दिया था। यद्यपि भूकंप जो है एक प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी की भूगर्भ की चट्टानों में विक्षोभ के स्रोत से उत्पन्न जो तरंगीय कंपन है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। आर्थर होम्स ने इसकी एक परिभाषा दी है। जैसे हम किसी तालाब के शांत पानी में यदि हम पत्थर उसमें फेंकें तो वृत्ताकार तरंगें उसमें से केंद्र की बाहर की ओर तेज़ी से फैलती हैं। ठीक वैसे ही भूकंपीय तरंगें भी विक्षोभ केंद्र के चारों तरफ फैलती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं उसका क्या नाम है, उसे हम किस नाम जानते हैं? तो उस स्थल को भूकंप केंद्र कहते हैं। मतलब जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थल को हम भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर के सबसे नज़दीकी स्थल जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे हम भूकंप निर्गमन केंद्र के नाम से जानते हैं। तो भूकंप केंद्र अर्थात जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं
और भूकंप निर्गमन केंद्र मतलब जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पृथ्वी सतह पर पहुँचती हैं, वो भूकंप निर्गमन केंद्र। तो भूकंप में सबसे ज़्यादा नुकसान इसी केंद्र के आसपास होता है, अर्थात भूकंप निर्गमन केंद्र के पास ही आसपास ही सबसे ज़्यादा विनाशक दृश्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भूकंप का विनाशक प्रभाव कितना होगा, ये भूकंप केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। भूकंप केंद्र यदि पृथ्वी की सतह से 60 से 700 किलोमीटर के बीच के स्तर में होता है, वहाँ से कंपन तरंगें शुरू होकर के और कुछ ही सेकंड में पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाती हैं। लेकिन यदि ये भूकंप का केंद्र 60 किलोमीटर की गहराई में हो तो उसे हम हल्का, कम गहराई वाला या छिछला भूकंप कहते हैं। और यदि 60 से 250 किलोमीटर की गहराई हो भूकंप केंद्र की तो उसे हम मध्यम भूकंप के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि भूकंप केंद्र 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर आया हुआ है तो उसे हम गहन भूकंप के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप आलेखक और भूकंपित तरंगें। तो भूकंप आलेखक जो है ये एक यंत्र का नाम है। तो सबसे पहले भूकंप आलेखक यंत्र के बारे में, तो भूकंप का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, उस महत्वपूर्ण शाखा को हम भूकंप विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसको हम सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। सिस्मोलॉजी ये ग्रीक भाषा के सिस्मोस शब्द से बना है। सिस्मोस शब्द का अर्थ ही होता है भूकंप। तो भूकंप आलेखक द्वारा हम भूकंप की तीव्रता एवं उसके उत्पत्ति केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस उपकरण का एक मुख्य भाग एक लटकता हुआ लोलक है। उसका ऊपर का छोर एक स्तंभ या लकड़ी के साथ में बंधा हुआ होता है। दूसरा छोर हलन चलन करने के लिए मुक्त होता है। उसके साथ एक पिन भी जुड़ी हुई होती है, जो दूसरे छोर पर एक बेलनाकार जिसके आसपास कागज़ या ग्राफ चिपकाया गया होता है उसके संपर्क में होता है, जिसके संबंध एक घड़ी के साथ भी होता है। नीचे आकृति भूकंप आलेखक की दी गई है। ऊपर लोलक दर्शाया गया है, भूकंप मापक दर्शाया गया है, घूमता हुआ ड्रम दर्शाया गया है, स्तंभ दर्शाया गया है। जैसे लोलक घूमता है उसमें लगी हुई पेन से कागज़ के ऊपर निशान पड़ जाते हैं और घड़ी से समय का पता चलता है। तो भूकंप के समय कंपन वेग के अनुसार बेलनाकार पर लपटे हुए कागज़ पर छोटे बड़े आकार में रेखाएं स्वतः अंकित हो जाती हैं। अब घड़ी से जुड़े होने के कारण समय का भी पता चलता है कि किस समय की ये घटना है। तो विविध स्थानों पर लगाए हुए भूकंप आलेखक यंत्र द्वारा अंकित भूकंप आलेखों की तुलना करके भूकंप उद्भव स्थान तथा भूकंप निर्गमन केंद्र की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। भारत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद और गुजरात के राजकोट, बड़ोदरा, गांधीनगर जैसे बड़े शहरों में भूकंप मापक केंद्रों की स्थापना की गई है। भूकंप आलेख पर कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये देखिए नीचे आकृति दी गई है, जिसमें PS और धरातल तरंगें लिखा गया है। दूसरी आकृति भी साथ साथ बनी हुई है। दोनों आकृतियों को देखिएगा, उसके पहले भूकंपीय तरंगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भूकंपीय तरंगों में 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला है प्राथमिक तरंगें अथवा लंबात्मक तरंगें, जिसको हम शॉर्ट में P वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्राथमिक तरंगें हैं, ये तरंगें सबसे अधिक वेग से गति करने वाली तरंगें हैं। इसलिए भूकंप मापक केंद्रों पर ये सर्वप्रथम पहुंचती हैं। ये तरंगें तीनों माध्यमों से, ठोस, द्रव और वायु, तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। लेकिन प्रवाही माध्यमों में प्रवेश करते ही इनकी गति घट जाती है। अर्थात ये तरंगें प्रवाही और ठोस दोनों प्रकार के माध्यमों में गुजर सकती हैं, लेकिन अगर प्रवाही माध्यम बीच में आ गया तो इनकी तीव्रता जो है वो घट जाती है। केंद्रीय भाग में ये प्रति सेकंड 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर की गति से
ये तरंगें आगे बढ़ती हैं, लेकिन पदार्थ का घनत्व बदलने पर इन तरंगों का वक्रीभवन होता है। दूसरी है द्वितीयक तरंगें, जिनको हम उप तरंगों के नाम से या सेकेंडरी वेव के नाम से, शॉर्ट में एस वेव्स के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंगों की तुलना में इन तरंगों का वेग कम होता है। ये तरंगें मात्र ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं। इनमें अणुओं का कंपन तरंग की लंब दिशा में ऊपर नीचे होता है। ये तरंगें किसके समान होती हैं? जैसे प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो प्रकाश की तरंगों के समान में तरंगें होती हैं। समुद्र अथवा प्रवाही माध्यम में से गुजरने के बाद ये शांत पड़ जाती हैं। ये तरंगें भी भू सतह से अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। तीसरी तरंग है पृष्ठीय या सतह पर की तरंगें, जिसको हम शॉर्ट में एल वेव्स के नाम जानते हैं, अर्थात लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर परिधि की लंब दिशा में गति करती हैं। जैसे शांत सरोवर में पत्थर फेंकने के बाद जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार की तरंगें ये पृष्ठीय तरंगें होती हैं। इनकी गति प्रति सेकंड 3 किलोमीटर होती है। ये तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह पर जो तबाही होती है, वो इन्हीं तरंगों के कारण होती है। जब ये तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, तब समुद्र के पानी में बहुत ऊंची ऊंची विनाशक लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। ये तरंगें भूगर्भ में से न गुजरने के कारण इनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पी तरंगें और यस तरंगों की गति एवं दिशा की लाक्षणिकता पृथ्वी के आंतरिक भागों की भूस्थी रचना की जानकारी देती हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे भूकंप के कारण कौन से हैं, किस कारण से भूकंप आते हैं। जैसा कि प्रारंभ में मैं बताया था कि जो भूसंचलन की क्रिया होती है, भूसंचलन की क्रिया के कारण ही पृथ्वी सतह पर कंपन का अनुभव होता है। तो पृथ्वी की संतुलित अवस्था में यदि किसी कारण से विक्षोभ पैदा होता है, तब भूकंप आता है। इसके उपरांत पृथ्वी की भूकवच के नीचे कार्यरत अदृश्यमान घटनाओं के कारण जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके कारण ही भूकंप होता है। तो भूकंप के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है भ्रंश या स्तरभंग प्रक्रिया, दूसरा ज्वालामुखी का विस्फोट, तीसरा है भू संतुलन की परिस्थिति, चौथा पानी की वाष्प, पांचवा मानव सर्जित भूकंप। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहला है भ्रंश क्रिया। भूगर्भ में होने वाले भूसंचलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों के स्तरों पर तनाव और दबाव उत्पन्न होते हैं। इन शक्तियों के कारण भूगर्भ में भूद्रव्यों में संकुचन और प्रसरण की क्रिया होती है। स्तरभंग क्रिया से भी भूकंप होता है। इसे हिमालय, आल्प्स जैसी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं तथा अफ्रीका की दरार घाटियों में होने वाले भूकंप ऐसे ही भ्रंश क्रियाओं के कारण होते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी का विस्फोट। पृथ्वी की सतह पर होने वाले भूकंपों में बड़े पैमाने पर भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। जैसे विस्फोट के समय भूगर्भ से गर्म मैग्मा तेज़ी से बाहर निकलने का प्रयास करता है और ज्वालामुखी जहाँ विस्फोट होता है उसके आसपास लगभग 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में तीव्र भूकंप का अनुभव किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भू संतुलन की परिस्थिति। जब पृथ्वी की संतुलन की स्थिति में किसी कारण से विक्षेप पैदा होता है, तब पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए भूगर्भ की गहराई में मैग्मा का स्थलांतर होता है, जिससे चट्टानी स्तरों में कंपन उत्पन्न होता है। पामीर के पठारी प्रदेश के पास हिंदुकुश पर्वतमालाओं में इसी कारणवश भूकंप आते हैं, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है। अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप का असर भारत के सुदूर क्षेत्रों मतलब अत्यंत दूर आए हुए बिहार तक अनुभव किया गया था। इसके बाद चौथा पॉइंट है पानी की वाष्प। पृथ्वी की सतह पर स्थित कुछ पानी सतह के नीचे जब उतरता है, दरारों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से,
तब आंतरिक गर्मी के कारण वह पानी तुरंत वाष्प में बदल जाता है और पानी की तुलना में वाष्प 1300 गुना अधिक जगह घेरती है। वाष्प के इस दबाव के कारण पृथ्वी के कमज़ोर भूभागों में भूकंप उत्पन्न होता है। और पांचवा पॉइंट है मानव सर्जित भूकंप। मनुष्य पृथ्वी पर सुरंगें खोदता है, खानों से खनिजों की खुदाई करता है और पृथ्वी के गर्भ में से खुदाई करके खनिज तेल बाहर निकालता है, बांधों का निर्माण करता है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाता है, रेलवे की पटरी, सड़क और समतल जमीन बनाता है, भूगर्भ में अणु विस्फोट का प्रयोग करता है, जिससे स्थानीय क्षेत्र पर कृत्रिम भूकंप देखने को मिलता है। इसके अलावा छठा कारण और भी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र आए हुए हैं वहाँ पर भूस्खलन की क्रिया सामान्य रूप से देखने को मिलती है। हिमप्रपात बड़े पैमाने पर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक करके नीचे के भागों में आ जाती हैं और अवकाशीय उल्काएँ भी पृथ्वी पर गिरती हैं। तो इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमप्रपात, बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने एवं अवकाशीय उल्काओं के गिरने के कारण भी भूकंप की क्रियाएँ होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये अभी आपने पढ़ा इसमें भूकंप के बारे में, भूकंप क्रिया के बारे में, भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप निर्गमन केंद्र, उसके बाद में भूकंप आलेखक यंत्र के बारे में, भूकंपीय तरंगें 3 P, S और L वेव्स, और उसके बाद में भूकंप आने के कारण क्या हैं इसके बारे में आपने पढ़ा। आप इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके आगे क्या दूसरा भूकंप का प्रभाव हम पार्ट 2 में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।